खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से पहली खबर, जहां वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन तैयार है। बता दें 1,13,300 डोज उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जहां 16 जनवरी से राज्य में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो स्वास्थ्य सचिव अमित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। जहां देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, वहीं उत्तराखंड की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डोज वैक्सीन का पहुंच चुका है। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1,13,000 वैक्सीन के डोज। मुंबई एयरपोर्ट से दोपहर 12:15 पर स्पाइस जेट से वैक्सीन उत्तराखंड पहुंची। फ्लाइट संख्या SG 779 के जरिए 2:45 पर पहुंची देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून के राज्य केंद्रीय औषधि भंडार गृह में किया गया वैक्सीन को स्टोर। भंडार गृह में वॉक इन कूलर में वैक्सीन सुरक्षित रखी गई। भंडार से निर्धारित मात्रा में रीजनल वैक्सीन भंडार गृहों को भेजा जाएगा। कल सुबह तक सभी जिलों के वैक्सीन भंडार गृह तक पहुंचेंगी वैक्सीन। राज्य के दूरस्थ जनपदों में वैक्सीन कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। वैक्सीन के साथ ऑटो डिस्पोजल सिरिंज भी उपलब्ध कराए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, तो किसको कितना डोज दिया जाएगा ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 1640 डोज केंद्रीय स्वास्थ्य इकाइयों के हेल्थ केयर वर्कर, 3450 डोज आर्मर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, 1,07,530 डोज सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के हेल्थ केयर वर्कर्स, 1,640 डोज केंद्रीय स्वास्थ्य इकाइयों के हेल्थ केयर वर्कर्स। ये वो तमाम आंकड़े हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं किसको कितना डोज दिया जाएगा। तो फहीम तना रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके की तैयारियां और कितने चरणों में वैक्सीनेशन होगा, तो क्या क्या इंतजाम है। फहीम, आपसे जानेंगे। फहीम हमारे साथ जुड़े हैं। फहीम, वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, पूरी हो चुकी हैं? फहीम, देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जैसे ये डेटा अभी आपने हमको बताया है कि इसमें तीन स्तर पर जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं में तैयारी है। एक पहले की जो ह्यूमन रिसोर्स उसमें लगेगा वैक्सीनेशन में, और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, वो लगेगा, और तीसरा जो है वो वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं किस तरीके से होनी है वो एक पहलू है। तो तीन पहलुओं को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरह से डेटा है, डेटा में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि हर चीज का निर्धारित किया गया है। जिसमें 1,13,000 वैक्सीनेशन आई है। इसमें जो फहीम, अगर हम डोज के आंकड़ों को लेकर बात करें, वैक्सीन के जो आंकड़े हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, इसको जरा समझाएं। देखिए, चूंकि एक व्यक्ति को वैक्सीन जो है, एक वॉरियर को वैक्सीन 2 बार लगेगी 1 महीने में। तो एक तो ये इस तरीके है जो 1,13,000 वैक्सीन है, ये तकरीबन अगर माने तो 50,000 से ज्यादा सदस्यों को अभी लगेगी पहले चरण में। और कुल अभी जो प्रथम चरण के वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित हैं, जो करीब 84,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लगनी है। तो लिहाजा ये अभी माने कि जो अभी शुरुआत की जो आज साफ हुई है, जो शुरू होगा वैक्सीनेशन 26 जनवरी से, तो ये 50,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी। और ये 1 महीने के अंतर में सिर्फ दूसरी डोज दी जाएगी, जो इसका मानक है। और इसमें इसके बाद के जो है जैसे बताया फहीम, जैसे 16 जनवरी जो तारीख दी गई है, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। फहीम, जो डोज को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये डोज दी जाएंगे? जिस तरीके से अभी जो खबरें आई हैं उसके अनुसार 2 चरणों में ये डोजेस देनी चाहिए, और किस तरीके से ये तैयारियां हैं, और आगे क्या, कितने चरणों में क्या कुछ निकल के आएगा? देखिए, ये अभी जो जैसे मैं बता रहा था कि पहले चरण में 84,000 हेल्थ वर्कर्स को दी जानी है उत्तराखंड में, और डोज अभी 50,000 से कुछ ज्यादा के हिसाब से जो पहला ये स्टेप आई है वो आई है। और अभी जब तक ये लगेगी तो इसके बाद बाकी लोगों के लिए दूसरी स्टेप आनी है पहले चरण की। तो लिहाजा जो चरण है वो जिस तरीके से लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स को लगनी है, उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को लगनी है, उसके बाद तो चरण होनी है। तो ये पहली पाई है को लगेगी, और ये 2 लगनी है 2 बार में, उसके हिसाब से ये आई है, इसकी सारी व्यवस्था की गई। अच्छा फहीम, 1,13,300 डोज आज उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो इनको जिस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया जाएगा वो तरीका बताएं, और बाद के क्या क्या प्लानिंग्स हैं वो बताएं।
प्रश्न आप स्पष्ट कर लें कि किस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं। फाइम में डोज जो उत्तराखंड पहुंचे हैं 1,13,300, इसको जिलों में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? देखिए, जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से सभी जिलों का निर्धारित है। जो 84,000 हेल्थ वर्कर हैं, ये अलग अलग जिलों की संख्या है, 13 के 13 जिलों की राज्य में। और जो वैक्सीनेशन उन जिलों में पहुंचाने का काम है, वैक्सीन पहुंचाने का जो काम है, वो आज शाम से शुरू हो गया है। तो लिहाजा आज कल सुबह तक सभी 13 के 13 जिलों में वो वैक्सीन और संबंधित निर्धारित जो संख्या है उस संख्या के आधार पर पहुंच जाएगी और फिर वो कल रहेगी। उसके बाद परसों एक ड्राई रन होना है 15 जनवरी को, और उसके बाद 16 जनवरी को एक्चुअल में जो वैक्सीनेशन होना है वो होगा। तो लिहाजा आज अभी देर शाम से संबंधित जिलों में जो नोडल अफसर बना दिए गए हैं, जो टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें इस वैक्सीन को ले जाने का काम कर रही हैं और इसमें रवानगी शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ फाहिम, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे खबरों पर। तो वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां 16 जनवरी तारीख तय हो गई है, वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगली खबर देहरादून से, जब पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर साझा किया अपना दर्द। बता दें, हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। तो इस मंच पर उन्होंने खुलकर अपने दर्द को बयां किया, साथ ही खुलकर प्रदेश कांग्रेस संगठन पर अपनी भड़ास भी निकाली है। वहीं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, उनसे जानकारी लेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना सोशल मीडिया के जरिए वहीं ये दर्द बयां किया है, तो क्या खास कहना चाह रहे हैं वो? कांग्रेस पर उन्होंने भड़ास निकाली अपनी। देखिए, हरीश रावत लगातार कई दिन से सोशल मीडिया पर एक बात कह रहे हैं कि वो जो मिशन 2022 का जो सेनापति होगा, जो चेहरा होगा, सीएम का चेहरा होगा कांग्रेस का, वो कांग्रेस को घोषित कर देना चाहिए। और इस बात को लेकर के कांग्रेस में दूसरे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये प्रीतम सिंह, या नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, तो वो इस बात से सहमत नहीं है। उनका गुट, उनके समर्थक सहमत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस में इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के आचरण को लेकर के अलग अलग रणनीतिक रूप से नेताओं के काम करने को लेकर के 3 मुख्य तौर पर गुट माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का और इंदिरा हृदय का एक कमोबेश आपसी तालमेल माना जाता है, लेकिन सीएम पद को लेकर के दोनों की इच्छा बताई जाती है और इच्छा जाहिर होती रहती है। और ऐसे ही अगर देखें तो हरीश रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके चाहने वाले, उनके समर्थक उनको सीएम देखना चाहते हैं। तो लिहाजा ये सारी जो इस वक्त हरीश रावत की वेदना प्रकट हो रही है, वो यहाँ से शुरू हुई कि हरीश रावत ने सीएम पद की, सीएम का जो चेहरा है, सेनापति का जो चेहरा है, उसको घोषित करने की कांग्रेस ने मांग की है। और लिहाजा जब नेता प्रतिपक्ष देश की तरफ से ये बात कही गई थी, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा और चेहरा घोषित करने की परंपरा कांग्रेस में नहीं थी, तो लिहाजा सामूहिकता की बात को लेकर के हरीश रावत अपनी वेदना प्रकट की कि सामूहिकता में उनको नहीं किया जाता रहा है, तो फिर सामूहिकता किस बात की है जब उनको हाशिए पर रखा गया है। ये वेदना हरीश रावत ने प्रकट की है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फाहिम। और हरिद्वार से खबर है, जहां 14 जनवरी को दौरे पर रहेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बता दें, प्रशासन ने राज्यपाल के दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। लगभग 11 बजे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पहुंचेंगी, तो कैलाश आनंद गिरी महाराज का पट्टाभिषेक कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगी। तो 14 जनवरी को दौरे पर रहेंगी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जहां कैलाश आनंद गिरी महाराज के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। सुमित सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। इस दौरे को लेकर क्या खास तैयारियां हैं सुमित, और क्या कुछ खास रहेगा? जी सुमित, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे के दौरान और क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? बिल्कुल, कल उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उसमें यहाँ पर हरिद्वार के दौरे पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हो रहा है, जो कैलाशानंद पुरी का। तो उस पट्टाभिषेक में यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर होंगे और बेबी रानी मौर्य भी यहाँ पर होंगे। तो उसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है किस तरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत सभी साधु संतों के बीच में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर का पद का पट्टाभिषेक होना है। तो उसको लेकर यहाँ पूरी तैयारी की हुई है। जी, और अगर हम बात करें इस दौरे में, क्या किसी तरीके की योजनाएं या कोई फैसला भी सामने आ सकता है, या सिर्फ कार्यक्रम में ही खास शामिल होंगी?
नहीं ये तो बिल्कुल कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल एक धार्मिक आयोजन है, उस धार्मिक आयोजन में उनकी मुख्य तौर पर उपस्थिति है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित। और हरिद्वार से ही खबर है, जहां महाकुंभ को लेकर प्रशासन तैयार है। बता दें, मकर संक्रांति स्नान को लेकर आईजी संजय गुंजाल ने ब्रीफिंग की है। भल्ला कॉलेज स्टेडियम में पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है। तो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की तैनाती की गई है। साथ में एनएसजी की टीम को भी सक्रिय रहने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आवागमन बाधित न होने को लेकर ट्रैफिक प्लान भी लागू हो गया है। ये ऑलरेडी उत्तराखंड में एक पोर्टल है, जिसमें उत्तराखंड आने वाले जितने भी बाहर से आने वाले व्यक्ति है, वो रजिस्ट्रेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन या अपने पंजीकरण कराते हैं। और वो कोई पास नहीं है, जस्ट एक पंजीकरण कराया जाता है, ताकि हमें जो लोग आ रहे हैं उनका डिटेल प्राप्त हो सके। और उस बेसिस पे हम अपनी, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे हेल्थ के लिहाज से, उसकी व्यवस्था। तो महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन भी तैयार दिख रहा है। आवागमन बाधित ना हो, इसके लिए ट्रैफिक प्लान लागू हो गया। तो सुमित सैनी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। महाकुंभ को लेकर सुमित, पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से, और किस तरीके की तैयारी सामने आ सकती है, क्योंकि खुद आईजी संजय गुंजाल ने यहाँ ब्रीफिंग की है। संजय, पहली तैयारी है, क्योंकि पहले इसको ट्रायल के रूप में भी लिया जा रहा है, क्योंकि कल का जो मकर संक्रांति का स्नान है, ये बहुत बड़ा स्नान है। तो इसके लिए तमाम जो रास्ते खोल दिए गए हैं, इसमें सभी लोगों को कोई भी यहाँ पर आ सकता है और स्नान कर सकता है। उसके लिए कोविड के लिए एसओपी गाइडलाइन भी जारी की गई, उसके अनुसार लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। उसके लिए भीड़ ना हो, उसके लिए भी डायवर्जन के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई है। पूरा टोटल यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड जो हरिद्वार है, हरिद्वार रास्ते में वहां से डायवर्जन किए गए हैं। जैसे अगर दिल्ली से आने वाले लोगों को हरिद्वार में आना होगा, तो उनको उसके लिए दो रास्तों में बांटा गया है। जो आने के लिए उसको मंगलोर से ही रास्ता कट जाता है, वो जाकर फिर दूसरे लक्सर होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके डायवर्जन और भी किए जा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाएं बना ली गई है। लोगों को जो पार्किंग की जो व्यवस्था है, जो गाड़ियों के लिए, उसके लिए भी अलग अलग रूट पे अलग अलग पार्किंगों का निर्माण किया गया है, जिससे कहीं भी किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट को किया जा सके। सुमित, चूंकि मकर संक्रांति स्नान पर भी कोविड गाइडलाइन का जो पालन करना होगा बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा देखी जाएगी। ऐसे में किस तरीके से तैनाती की जाएगी पुलिस बल की, क्योंकि अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब अधिकतर हम लोग सभी भूल जाते हैं उस चीज को लेकर। लेकिन क्योंकि स्नान है, स्नान में भीड़ काफी होगी, क्योंकि इसको एक ट्रायल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई हुई है, जो टीमों का अलग अलग किसके काम होंगे उनके, उसके लिए एक टीम अलग से बनाई गई है, जो सिर्फ जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराएगी जो लोगों के। और उसमें एक औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे जो लोगों को, किसी भी लोगों को उनका कोविड का टेस्ट भी वहीं पर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुमित। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कुमाऊं दौरे पर रहे। बता दें, काशीपुर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का जोरदार स्वागत किया गया है। तो सतपाल महाराज ने नैनीताल के रामनगर में पर्यटन एवं सिंचाई विभाग के करोड़ों रुपए की योजनाओं का इस दौरान लोकार्पण किया। वहीं उधम सिंह नगर स्थित काशीपुर में भी पर्यटन, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग की 21 करोड़ 98 लाख की कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इससे पूर्व श्री महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार से धन दान करने की बात कही है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कार्यकर्ता के अधिकारी फोन भी उठाएं, उनकी समस्या भी सुने और समाधान भी करें। यहाँ पर हमने 3 लोकार्पण किए हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा सिंचाई विभाग का लघु सिंचाई के जो योजना है उनका लोकार्पण किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे हम यहाँ पर द्रोण सागर को और गिरिताल को भी पर्यटन सर्किट में लाएंगे। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। शिव सर्किट है, जहाँ भगवान शंकर के जो मंदिर हैं वो डाले गए हैं। इसमें भगवान विष्णु के जो मंदिर हैं वो डाले गए हैं।
भगवती के जो मंदिर है वो डाले गए हैं। इस प्रकार से डांडा नागराजा का, गोलजू देवता का, नवग्रहों के सर्किट्स बने हैं। तो इससे जो भी भक्तगण हैं वो अपने अपने सर्किट पर जाके लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी फोन नहीं उठाते, इस तरह की बात कही। हाँ, इसलिए मैंने कहा है, अधिकारियों को बताया है कि कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं, समस्या सुनी जाएं और उन पर तुरंत कार्रवाई हो, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। और मैंने कहा है अधिकारियों से कि लोगों के फ़ोन उठाइए, ऐसा कल्चर डेवलप कीजिए कि लोगों की सुनी जाए और काम हो। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा तो मेरा भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो निश्चित रूप में कल्चर का निर्माण होना चाहिए और वर्क कल्चर हमें जो है लोगों की समस्याएं सुन करके उस पर हम कार्रवाई। और खबर रुड़की से है, जहां एक महिला ने नगर निगम रुड़की मेयर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। बता दें, तहरीर भी उस महिला ने दी है, लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस मेयर के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पीड़िता गंग नहर कोतवाली पहुंची और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं मंगलौर में सीओ अभय प्रताप सिंह ने अंग्रेजी शराब के ठेके का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शराब व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल मंगलौर पुलिस को मंगलौर में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर मंगलौर सीओ ने हाईवे पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सीओ को मिली। फिलहाल सीओ अभय प्रताप सिंह ने शराब व्यापारी को सख्त हिदायत दी है। सीओ अभय प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलौर के अंग्रेजी शराब के ठेके के बराबर में एक दुकान में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, जिसको लेकर सभी को सख्त हिदायत दी गई है। भविष्य में ऐसा कुछ पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से मंगलौर में जो शराब ठेका है, इसकी शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर ओवरलोड रेटिंग की जाती है और यहाँ शराब परोसी जाती है अवैध रूप से। इसी के संदर्भ में आज हमारे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि बगल में जो ढाबा है उसमें कुछ लोगों को शराब परोसी जा रही थी। इसमें ढाबा स्वामी से जब उनके लाइसेंस दिखाने की बात की गई थी तो उनके पास नहीं था, तो इसीलिए उनको वैधानिक कार्रवाई हेतु उनको चौकी दे दिया गया था। और ठेके में हमने कुछ चीज़ों की जांच करी है, जिसमें इनका रेट लिस्ट वगैरह है कि नहीं, CCTV कैमरे है कि नहीं, या इन्होंने स्वैप मशीन लगाया कि नहीं, और जो इनका स्टॉक है उसकी हमने जांच की है। तो कुछ कमियां मिली हैं और बाकी चीज़ें ठीक मिली है। जो कमियां मिली हैं उसका निरीक्षण नोट में। और बागेश्वर से खबर है, जहां मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। बता दें, कपकोट पुलिस और SDRF ने मलबे से शवों को बाहर निकाल लिया है। कपकोट के जगथाना गांव में यह हादसा हुआ। बागेश्वर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मलबे में दबने से पति पत्नी की मौत हो गई, जहां SDRF और कपकोट पुलिस ने मलबे से बाहर दोनों के शवों को निकाला है। लालकुआं में महिलाओं ने छेड़ा शराब विरुद्ध अभियान। जी हां, थाने सामने महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा है। तो पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान की मांग की गई है। सीओ को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। महिलाओं की तरफ से कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की इन महिलाओं ने चेतावनी दी है। शराब खुलेआम बिक रही है, तो हम महिलाएं इस मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि ये जो कच्ची शराब घर घर में बिक रही है, दुकान दुकान में बिक रही है, इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि इस कच्ची शराब से आज हमारा युवा जो है वो इससे नशे की गर्त में जाता जा रहा है और हर घर बर्बाद हो रहा है। हर घर का युवा जो है वो शराब के पीछे पड़ा हुआ है, और जिससे कि पूरे घरों के युवा शराब पीते हैं तो घर में कहीं ना कहीं कलेशबाजी होती है, कहीं ना कहीं युवा वो कहना चाहिए वो घर बर्बादी की ओर चला जाता है। तो हमारी सब महिलाओं की मांग यही है कि जो बिंदु खत्ता में खुलेआम कच्ची शराब बिक रही है, उस पर पुलिस प्रशासन को तुरंत से पाबंदी लगानी चाहिए और शराब बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस शराब को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, जो अवैध शराब हमारे इंदिरा नगर फर्स्ट हाटाग्राम में बिक रही है, उसे बंद कराने के चक्कर में हम यहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। कब से और कितने समय शराब का वहाँ पे? काफी टाइम से बिक रही है। कितने बार हमने सबूत के साथ भी उन्हें दे दिया है, लेकिन फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि एक बार वो आए हैं
ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में पूर्व में भी हमें सूचना मिल गई है। हम लगातार उसके घरों पर वांछित स्थानों पर दबिश दे रहे हैं। जैसे ही उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य हमें मिलता है या कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और यदि उसका भय इसी प्रकार से रहा, हम उसके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई अमल में लाएंगे, जिससे वो यहाँ से जिला। मकर संक्रांति का स्नान सुरक्षित कराने के लिए स्थानीय और कुंभ मेला पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें, पुलिस प्रशासन ने लोगों में सुरक्षा का संदेश देने के लिए त्रिवेणी घाट पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस मौके पर सीओ डीसी ढोंडियाल ने निर्देश दिए कि स्नान के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन होना चाहिए। बिना मास्क के कोई भी श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के लिए नहीं पहुंचेगा। इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। मकर संक्रांति के स्नान को देखते हुए आज फोर्स को यहाँ पे ब्रीफ किया है और ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे ये बैठे हुए लोग हैं, बाहर के लोग हैं, इनकी चेकिंग और कोविड का पालन करते हुए हम कैसे इस ड्यूटी को दें, इसका यहाँ पर ये इनको एक तरीके से ट्राई। और उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। जी हां, काशीपुर में 3 पक्षियों के शव मिले हैं, जहां इन शवों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तो वन विभाग की टीम ने पक्षियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बॉर्न आउल प्रजाति के ये तीनों मृत पक्षी बताए जा रहे हैं। जो देवेंद्र सिंह जी के खेत में मिला है और इसके बारे में जब तक इसका मेडिकल परीक्षण नहीं हो सकता तब तक बताया नहीं जा सकता कि कैसे इसकी मौत हुई। किस प्रजाति के हैं ये आउल, बर्न आउल है, उल्लू प्रजाति में। तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच के बाद ही पता चलेगा। ये हैं जो वीरेंद्र सिंह